नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज जो अपनी क्लास रहेगी उसके अंदर हमने ऐसी थ्योरी पढ़ने वाले हैं। कुछ डिमांड थी स्टूडेंट की कि ऐसी थ्योरी को पहले पढ़ाया जाए। इससे पहले मैं आपको जो डीसी थ्योरी होगी, सेल बैटरी हो गया, मैग्नेट हो गया, वायर केबल हो गया, सोल्डरिंग हो गया, इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो पहला जो आपका मेन जो चैप्टर उसको पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है कब तक हो जाए। तो पहला ऐसी थ्योरी के ऊपर जो डिमांड थी उसी के अकॉर्डिंग हमने चलेंगे। ऐसी थ्योरी जो हमने पढ़ेंगे वो दो टुकड़ों में पढ़ेंगे, एक तो हमने पढ़ेंगे सिंगल फेज और एक पढ़ेंगे अपने थीन फेज। तो आज का जो हमारा रहेगा टॉपिक वो रहेगा सिंगल फेज ऐसी थ्योरी, यानी कि जो वन फेज होगा उसके बारे में हमने बात करेंगे। ठीक है, देखो एक तो सिंगल फेज और आपके पास एक है तीन फेज, दोनों में थोड़ा सा अगर हमने बात करें तो डिफरेंस रहेगा। सिंगल फेज की अगर हमने बात करें और एक हमने तीन फेज की बात करें, सिंगल फेज के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ आपको पता है कि फेज का तार होगा और एक न्यूट्रल का तार होगा। यानी कि फेज और न्यूट्रल जो चाहिए आपके पंखे को चाहिए, कूलर को चाहिए, टीवी को चाहिए, फ्रिज को चाहिए। इसका मतलब ये जो सप्लाई आएगी अपने होम के अंदर आएगी, यानी कि डोमेस्टिक जो होंगे उपकरण जो होंगे उनके लिए सप्लाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तीन फेज की अगर हमने बात करें तो यहाँ तीन फेज होंगे RYB। अगर ये प्रणाली है तीन फेज तीन तार तो इसके अंदर तीन फेज होंगे। अगर ये तीन फेज चार तार है, मतलब जहां आपको सिंगल फेज के साथ साथ तीन फेज सप्लाई भी चाहिए, तब आप लोग काम क्या करेंगे, जो पद्धति लेंगे उस पद्धति का जो नाम होगा तीन फेज चार तार। ठीक है, और यहाँ जो ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी कनेक्शन होगा वो स्टार में होगा, जबकि यहाँ क्या होगा, डेल्टा में होगा। तो ये हमने जैसे जैसे बढ़ेंगे तीन फेज जब सप्लाई बढ़ेंगे तो उसके बारे में बढ़ेंगे। तो पहला जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा एसी थ्योरी, यानी कि अल्टरनेटिव करंट जो होगी उसको कहा किसको जाता है, उसके कौन कौन से महत्वपूर्ण क्या है पद है। तो सबसे पहला जो अपना पार्ट रहेगा अल्टरनेटिव करंट। इससे पहले मैंने आपको जो करंट की जो मैंने वीडियो प्रोवाइड करवाई थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि धारा जो होगी अल्टरनेटिव करंट होगी वो तीन से चार प्रकार की होगी। स्क्वायर हो गया, ट्राइंगुलर हो गया, सॉटूथ हो गया, और जो सबसे कॉमन जो है वो कौन सी है, साइन वेव। तो ये आपने दोबारा नहीं पढ़ेंगे, ये आप लोग पहले पढ़ चुके हो। अब अगर हमने बात करें अल्टरनेटिव करंट, ठीक है, ऐसी का मतलब क्या रहेगा, अल्टरनेटिव करंट रहेगा। तो अल्टरनेटिव का हिंदी में जो मतलब रहेगा वो रहेगा प्रत्यावर्ती। ठीक है, प्रत्यावर्ती का मतलब ये होगा जो बदलने वाले स्वभाव की है। अगर अपने डायग्राम की अगर हमने बात करें, ठीक है, ऐसी के प्रकार की अगर हमने बात करें, टाइप्स की अगर हमने बात करें, तो एक अपने पास रहेगा साइन वेव। सबका डायग्राम अगर आप लोग देखेंगे तो एक चीज़ आपको कॉमन महसूस होगी। दूसरा अगर हमने बात करें स्क्वायर वेव की, स्क्वायर का मतलब क्या रहेगा, वर्गाकार। इसका मतलब आपको एक वर्ग बनाना है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, सेम होती है, इस तरीके से। तीसरा अपना जो रहेगा वो रहेगा ट्रायंगुलर, और लास्ट के अंदर हमने बात करेंगे सॉटूथ, या जिसको आरिधन तरंग कहा जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर इसकी अगर हमने बात करें तो इसकी जो शेप बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, और इसकी अगर जो शेप बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। ठीक है, अब आप लोग यहाँ से देखें, ये साइन वेव है। अगर आप लोग ग्राफ को देखेंगे तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, ये YX होगा। अगर इसी तरीके से X की अगर हमने बात करें तो आपकी राइट साइड प्लस में चलेगी और जो लेफ्ट साइड होगी वो क्या चलेगी, माइनस में। तो आपकी जो ऐसी तरंग है वो इस तरीके से है। इसका मतलब इसका जो ऊर्ध्वाधर पार्ट होगा वो प्लस में भी चलेगा और माइनस में भी चलेगा। मतलब अल्टरनेटिव करंट यहाँ से होगी क्या, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस है, प्लस माइनस, प्लस और माइनस। मतलब ऐसी करंट जिसकी दिशा बदले, ऐसी करंट क्या होगी जिसकी दिशा भी बदले। और अल्टरनेटिव करंट के अंदर एक बात ये भी आपको याद रखनी है कि इसकी दिशा के साथ साथ इसका परिमाण भी बदलता है, क्योंकि यहाँ मान कुछ होगा, 0 से ऊपर कुछ होगा, 90 पर कुछ होगा, 180 पर कुछ होगा, 230, 270 पर कुछ होगा। तो अलग अलग पॉइंट पर इसका अलग अलग मान होगा। तो अल्टरनेटिव करंट के अंदर दो बात याद रखोगे, एक तो इसकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन के साथ साथ क्या रहेगा, परिमाण। ये दोनों क्या होंगे, दोनों के दोनों क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो ऐसी करंट जिसकी दिशा और परिमाण दोनों चेंज हो वो कौन सी कहलाती है, वो अल्टरनेटिव करंट कहलाती है। तो यहाँ हमने इसके अंदर देखेंगे कि ये जो जितनी भी जो चार वेव है इनके अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण पद जो होंगे अपने लिए काम के आएंगे। तो अब अपने इसके अल्टरनेटिव करंट से संबंधित कुछ डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण पदों के बारे में बात करेंगे जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब इसके महत्वपूर्ण कुछ पदों के बारे में बात करेंगे। अब देखो सबसे पहले इसकी अपने बात करेंगे महत्वपूर्ण पद, यानी कि एसी से संबंधित पद। पद बोल देना, डेफिनेशन बोल देना, कुछ भी आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर। सबसे पहला जो अपना रहेगा वो रहेगा साइकिल। साइकिल को आप लोग क्या बोलेंगे, चक्कर बोलेंगे। देखो इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ।
ठीक है। अब आप लोग देखिए ये पॉजिटिव में चल रहा है, ये नेगेटिव में चल रहा है। अगर आप लोग देखेंगे तो ऊपर वाला जो पार्ट होगा ये आधा है और नीचे वाला पार्ट भी क्या रहेगा, आधा रहेगा। मतलब ये तो आपका क्या धनात्मक आधा चक्र है, ये ऋणात्मक आधा चक्र है। इसका मतलब एक चक्र का मतलब क्या होगा, हाफ, ठीक है, यानी कि धनात्मक हाफ साइकिल, यानी कि धनात्मक अर्ध चक्र भी लिख सकते हैं इसको, धनात्मक अर्ध चक्र प्लस ऋणात्मक अर्ध चक्र। इन दोनों का जो एक युग्म जो होगा, युग्म का मतलब क्या होगा, जोड़ा होगा, या युगल भी लिख सकते हो आप लोग। धनात्मक अर्धचक्र और ऋणात्मक अर्धचक्र, ठीक है, कि एक युग्म को, युग्म का या युगल को क्या बोलेंगे, युगल को एक साइकिल कहा जाता है। यानी कि अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ से ये पॉजिटिव से लेकर इस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पॉजिटिव साइकिल चलेगा, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या चलेगा, ये नेगेटिव साइकिल चलेगा। इसका मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। इन दोनों को अगर मिला दें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पूरी जो चक्कर होगा उसको बोलेंगे एक साइकिल। अब आप लोग देखें एक साइकिल जो होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा देखेंगे तो ये पूरा जो होगा आपका 360 डिग्री का होगा, ठीक है। और अगर आप लोग देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होगा आपका हाफ साइकिल, और हाफ को लिखेंगे पाई, और मतलब 180 होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक वापस 180 होगा, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्या होगा 360, और 360 को लिखेंगे 2 पाई, क्योंकि पाई रेडियन जो होगा वो कितना होगा 180 होगा। तो इसका मतलब क्या याद रखेंगे, एक साइकिल जो होगा इस 360 की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, 2 पाई भी लिख सकते हो। अगर एक साइकिल अगर आपको रेडियन में दे तो 2 पाई लिखेंगे, एक साइकिल अगर एंगल के अंदर पूछा जाए तो 360 लिखेंगे। तो ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। इसी तरीके से जो हाफ साइकिल जो होगा, हाफ साइकिल क्या आएगा 180 डिग्री, और 180 डिग्री ना लिखें तो आप लोग क्या लिखेंगे, पाई लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान रखना कि ये जो पाई जो है यहाँ रेडियन के अंदर है, यहाँ आप लोग 3/22/7 नहीं समझेंगे इसको, ये जो रहेगा पूरा अपना क्या रहेगा 180 रहेगा। तो साइकिल के अंदर आपको 2 से 3 बातें याद रखनी है कि एक साइकिल जो होगा वो 360 डिग्री होगा, एक साइकिल 2 पाई का होगा। अब DMRC की 2016 की जो परीक्षा हुई थी उसके अंदर एक सवाल पूछा गया था कि एक पूरा चक्कर जो होगा वो कितने डिग्री का परिचायक होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे पूरा जो साइकिल जो होगा वो कितने डिग्री का परिचायक होगा, वो 360 डिग्री का परिचायक होगा। साइकिल के बाद में अगला जो इसका जो पॉइंट आता है अपने पास, अगली जो डेफिनेशन आती है वो आती है फ्रिक्वेंसी, ठीक है। वो क्या आएगी, फ्रिक्वेंसी आएगी, जिसको अपने क्या बोलेंगे, आवृत्ति भी बोलेंगे, ठीक है। देखो फ्रिक्वेंसी का क्या मतलब होगा कि ये अपने पास इस तरीके से एक तरंग होगी पूरी, फिर इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूसरी तरंग होगी। अब आप लोग देखिए कि यहाँ तक जो बनेगा ये पाई बनेगा, यहाँ तक जो होगा वो 2 पाई होगा, इस तरीके से चलता रहेगा। फिर ये 3 पाई आएगा, फिर ये 4 पाई होगा, ऐसे कितने भी चक्कर बने जा सकते हैं। इसका मतलब एक जो ऐसी जो साइकिल जो होगी, एक जो ऐसी तरंग जो होगी वो 1 सेकंड के अंदर ऐसे कितने साइकिल बना पाती है, यानी कि कितनी बार वो पॉजिटिव में जा रही है और कितनी बार नेगेटिव में जा रही है। तो इसका मतलब फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या रहेगी, फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता या आवृत्ति, मतलब एक चीज़ को कितनी बार कर रहे हैं। तो फ्रिक्वेंसी का जो मतलब रहेगा कि 1 सेकंड में चक्रों की संख्या, तो 1 सेकंड में चक्रों की संख्या या साइकिलों की संख्या क्या कहलाती है, फ्रिक्वेंसी कहलाती है, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे कि भारत की जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है, वो ये है कि 50 हर्ट्ज। इसका मतलब ये हुआ कि जो अपने घर में जो सप्लाई आती है वो 50 बार तो प्लस में आएगी और 50 बार क्या आएगी माइनस में। इसका मतलब 1 सेकंड के चक्रों की अगर हमने बात करें कि भारत के अंदर जो सिंगल फेज की जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है, 50 हर्ट्ज। इसी तरीके से 3 फेज सप्लाई है उसकी भी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। दूसरी बात क्या याद रखोगे, जो DC सप्लाई होगी वो कोई चक्कर पूरे नहीं करती, इसका मतलब इस तरीके से चलेगा, कोई साइकिल बनाती ही नहीं है, इसका मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, 0 हर्ट्ज। अब यहाँ से एक चीज तो आपको ये पता चल चुका होगा कि मैंने यहाँ हर्ट्ज लिखा तो ये फ्रिक्वेंसी का क्या होगा, मात्रक होगा। अब फ्रिक्वेंसी का मात्रक की अगर अपने बात करें तो मात्रक देखो किस तरीके से बनेगा, देखो फ्रिक्वेंसी जो होगी वो 1 में क्या आएगा, T आएगा। इसके अलावा ध्यान रखना अगर आपको अल्टरनेटर दिया है, अल्टरनेटर दिया है, क्योंकि ये जो जितने भी आप लोग देख रहे हो ये अल्टरनेटर या DC जनरेटर जो होगा, DC जनरेटर के अंदर आर्मेचर में जो उत्पन्न होगी वो भी ऐसी होगी, और DC जनरेटर से तो आप लोग DC लेते हो, लेकिन अल्टरनेटर से आप लोग जो लेते हो वो AC लेते हो। इसका मतलब इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो 1 में T या PN बटा क्या रहेगा, 120 रहेगा। तो ये 2 फार्मूले आपको यहाँ से क्या करना है, याद रखना है। इसके अलावा एक फार्मूला और देखेंगे हमने। दूसरी बात देखो फ्रिक्वेंसी जो होगी इसका फार्मूला ये रहेगा, और फ्रिक्वेंसी का अगर हमने मात्रक की बात करें, यूनिट की अगर हमने बात करें तो यूनिट तो आपको एक याद रखना है, जो हेनरिक हर्ट्ज जो थे,
हेनरिक हर्ट्ज के नाम पर ये मात्रक क्या रहेगा, हर्ट्ज रहेगा पहला। दूसरा देखो ये फ्रीक्वेंसी का मात्रक है, ये टी आवर्तकाल रहेगा, तो आवर्तकाल जो होगा उसका मात्रक क्या रहेगा, सेकंड रहेगा, तो 1/सेकंड यानी कि प्रति सेकंड इसका क्या रहेगा, दूसरा यूनिट रहेगा पर सेकंड, इसको बोलेंगे हमने, या इसको क्या लिख सकते हो, सेकंड इनवर्स लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां से आपको दो मात्रक याद रखना है। इसके अलावा जो फ्रीक्वेंसी थी इसका सबसे जो पुराना जो मात्रक है वो आपको याद रखना है सीपीएस। ठीक है, अगर आपसे पूछे सीपीएस किसकी यूनिट है, तो सीपीएस का जो मतलब रहेगा वो रहेगा साइकिल पर यूनिट। ठीक है, सीपीएस का जो मीनिंग रहेगा वो क्या रहेगा, साइकिल पर यूनिट रहेगा, मतलब एक सेकंड के अंदर साइकिल पर सेकंड रहेगा, यूनिट नहीं आएगा। ठीक है, मतलब एक सेकंड के अंदर ऐसे कितने साइकिल क्या है बनाए जा सकते हैं। तो ये अपनी जो रहेगी ये फ्रीक्वेंसी रहेगी। अब एक चीज देखो यहाँ पर, ये जो तरंग चल रही है इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, वेग होगा, उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, वेग होगा, जिसको अपने बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि जब कोई भी वस्तु या कोई भी जो तरंग जो होगी वो कोण बनाते हुए चलती है। क्योंकि देखो आपको पता है यहाँ 180 होगा, यहाँ पूरा क्या रहेगा 90 रहेगा, 90 को π/2 लिखेंगे। इसके अलावा यहाँ मान लेते हैं 60 होगा, यहाँ मान लेते हैं 150 होगा। तो एनी टाइम ये कोण चेंज हो रहे हैं, एनी टाइम ये क्या हो रहा है, कोण चेंज हो रहा है। इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, वेग होगा, जिसको बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी यानी कि इसको बोलेंगे कोणीय वेग। ठीक है, अब कोणीय वेग देखो इस तरह का कोणीय वेग क्या रहेगा, इसका जो कोणीय वेग आएगा वो आपके पास आएगा ओमेगा बराबर, ठीक है, ओमेगा बराबर आएगा 2πf। ठीक है, ओमेगा बराबर क्या होगा 2πf होगा। अब आपको पता है ये फ्रीक्वेंसी, इसका मात्रक 1/t लिखा जा सकता है, तो ओमेगा बराबर 2πf अपॉन में क्या रहेगा, t रहेगा। उसके बाद इसकी यूनिट की अगर हमने बात करें, इसकी यूनिट देखें आप लोग, मात्रक देखें इसका। ठीक है, ये फार्मूला 2017 की जो परीक्षा हुई थी 19 तारीख तीसरी शिफ्ट, ठीक है, 2017 डीएमआरसी के अंदर पूछा गया था ये कोणीय वेग का फार्मूला क्या होगा, तो ओमेगा बराबर 2πf रहेगा यहाँ से, और या ओमेगा बराबर 2πf में क्या रहेगा, टी रहेगा। अब देखो इसकी अगर आपको यूनिट निकालनी है तो आप लोग मीटर प्रति सेकंड नहीं करेंगे। देखो ये जो पाई जो है इसको मैंने अभी बताया था, इसको रेडियन में लेंगे और टाइम किस में लेंगे, सेकंड के अंदर। तो इसकी जो यूनिट रहेगी वो रहेगी रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो यहां से आपको क्या बात याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी का तो मतलब क्या रहेगा कि एक सेकंड में चक्रों की संख्या, मतलब एक सेकंड के अंदर ऐसे कितने साइकिल होंगे या ऐसे कितने कंपन होंगे, उन्हीं को आप लोग क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला रहेगा वो 1/t रहेगा या Pn/120 रहेगा, ये इसकी यूनिटें रहेगी। अब भारत के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है सिंगल फेज की वो 50 हर्ट्ज है, ये 3% है, ये 3 फेज का ये रहेगा, डीसी का इतना रहेगा। अब एक चीज मैं और आपको बता देता हूँ, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल नंबर 55 क्या कहता है। ठीक है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल नंबर 55 क्या कहता है। ठीक है, वायरिंग में भी अपने दोबारा पढ़ेंगे। रूल नंबर 55 क्या कहते हैं कि जो भारत की घोषित फ्रीक्वेंसी है उसमें अधिकतम जो परिवर्तन आ सकता है, यानी कि घोषित फ्रीक्वेंसी के अंदर अधिकतम चेंजिंग किया जा सकता है। ठीक है, चेंज जो किया जा सकता है किसी भी कंपनी द्वारा वो प्लस माइनस क्या है 3%। तो ये क्वेश्चन भी आपकी जो है अभी जो आरआरबी जे की जो परीक्षा हुई थी, ठीक है, या सॉरी एएलपी सीबीटी 2 जो एग्जाम हुआ था उसका जो सेकंड पार्ट था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। उसके अंदर ये था कि जो घोषित फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर अधिकतम परिवर्तन जो है वो कितना हो सकता है, वो प्लस माइनस 3%। इसका मतलब जो अपनी जो रेंज रहेगी इस 50 का 3% अगर आप लोग निकालें तो इसका जो मान आएगा 1.5। इसका मतलब 50 में 1.5 प्लस करना है, 1.5 माइनस करना है। तो अगर मैं प्लस करूंगा तो 51.5 आएगा, अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो ये आएगा आपका 48.5। इसका मतलब भारत की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी अगर रेंज पूछा जाए कि अधिकतम और न्यूनतम मान की रेंज क्या रहेगी, तो आपको याद रखना है 48.5 से लेकर 51.5 इसकी क्या है, रेंज है। और फ्रीक्वेंसी का जो मेजरमेंट किया जाता है वो फ्रीक्वेंसी मीटर से किया जाता है, और फ्रीक्वेंसी मीटर जो होता है वो हमेशा ध्यान रखना पैरेलल में ऑपरेट किया जाता है, यानी कि समांतर में जुड़ता है। तो यहाँ से आपको क्या क्या बातें याद रखनी है कि एक सेकंड में चक्रों की संख्या क्या कहलाती है, ये यूनिट है, ये मात्रक, यहाँ ये कोणीय वेग आपको याद रखना है रेडियन पर सेकंड। अब इसके ऊपर देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं आपको। इसके अलावा 2-3 बातें और देखें फिर अपने इसके ऊपर देखो। पहले इसके एंगुलर वेलोसिटी पर एक क्वेश्चन देखते हैं हमने। अगर आपको ये बोल दिया कि भारत की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, ठीक है, कि भारत की घोषित फ्रीक्वेंसी क्या है 50 हर्ट्ज है, ठीक है, उसका कोणीय वेग क्या रहेगा।
तो अनएंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा का मान पूछ रहा है आपसे, तो ओमेगा बराबर क्या रहेगा 2 पाई एफ रहेगा। तो आप लोग काम क्या करेंगे, 2 पाई एफ का मान रखेंगे कितना, 50 रखेंगे। जब 50 को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 100, यानी कि एक तो वैल्यू जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 100 पाई मिलेगी। दूसरी वैल्यू देखो आपको कैसे मिलेगी, इस पाई का जो मान आप लोग रखेंगे वो कितना रखेंगे, 3.14। पॉइंट हटाएंगे तो ये वैल्यू यहाँ से चल कर क्या आएगी, यहाँ आएगी। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 रेडियन पर सेकेंड। तो ये बात आपको यहाँ से क्या करनी है, याद रखनी है। तो इस क्वेश्चन के ऊपर या इसके ऊपर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे तो या आपको कौन ये वेग दे देगा, फिर आपको फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा। उसके बाद देखिए फ्रीक्वेंसी का जो और 2-3 जो है डेफिनेशन या फ्रीक्वेंसी के और जो 2-3 कंसेप्ट है, देखो ये अगर अपने बात करें यहाँ पर, ठीक है, ये अगर अपने बात करें इस तरीके से, तो ये आपको पता है ये प्लस है, ये क्या माइनस है। अगर भारत की घोषित फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो यानी कि वो 50 बार तो क्या चलेगी प्लस के अंदर और 50 बार क्या चलेगी माइनस के अंदर। इसका मतलब प्लस और माइनस क्या रहता है, पोलैरिटी बोलते हैं। प्लस और माइनस को क्या बोलेंगे, पोलैरिटी बोलेंगे। मतलब 50 और ये 50 बार प्लस में आ रही है, 50 बार क्या आ रही है माइनस में। तो ध्रुवता प्रति सेकंड अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रीक्वेंसी का मान कितना है 50 हर्ट्ज, लेकिन पोलैरिटी या ध्रुवता प्रति सेकंड क्या रहेगी कि भारत की जो घोषित फ्रीक्वेंसी है उसकी प्रति चक्र या प्रति सेकंड ध्रुवता क्या रहती है। तो ध्रुवता का मतलब प्लस और माइनस कितनी बार चेंज हो रहा है, तो प्लस 50 प्लस में जाएगा और 50 माइनस में जाएगा, तो टोटल जो आपका आएगा 100। ठीक है, 100 जो होगी 100 परिवर्तन प्रति सेकंड रहेगा आपका। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना कि ध्रुवता अगर आपसे पूछा जाए तो 100 परिवर्तन प्रति सेकंड आपका यहाँ से क्या रहेगा, ध्रुवता या पोलैरिटी का जो मान रहेगा वो 100 आएगा। अब फ्रीक्वेंसी के अंदर जो अगला जो पार्ट है वो देखें, फ्रीक्वेंसी का हमने बात करेंगे महत्व। ठीक है, देखो फ्रीक्वेंसी का एक एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे 1 kVA आपको दे दिया, यहाँ दे दिया 50 हर्ट्ज, फिर दे दिया 1 kVA 60 हर्ट्ज और 1 kVA 100 हर्ट्ज और 1 kVA मैंने दे दिया यहाँ पे 200 हर्ट्ज, ठीक है, या 400 हर्ट्ज। अगर आपको पूछा जाए कि इनमें से किस ट्रांसफार्मर का साइज सबसे छोटा होगा, क्योंकि जो kVA में आप लोग वो ट्रांसफार्मर की क्या रहेगी रेटिंग रहेगी, तो 1 kVA है सभी का आउटपुट, क्योंकि ट्रांसफार्मर की रेटिंग इसमें होगी kVA में होगी। तो आपको पता है ये 50 है, ये 60 है, ये 100 है, ये अगर आप लोग समीकरण देखें 4.44 फाई FN, इसका मतलब अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है तो आपका EMF बढ़ेगा क्योंकि परिवर्तन की दर बढ़ेगी। लेकिन अगर आपको EMF है वो सेम रखना है तो आप लोग काम क्या करेंगे, अगर फ्रीक्वेंसी को डबल कर रहे होगे तो आप लोग टर्नों की संख्या आधा कर सकते हो सेम आउटपुट करने के लिए। तो इसका मतलब ये बात आपको दिमाग में आनी चाहिए कि जो फ्रीक्वेंसी होगी उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। अगर आप लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो समान आउटपुट के लिए उसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा। साइज जब छोटा होगा तो अगर आपसे यहाँ से पूछा जाए कि कौन सा साइज में सबसे छोटा होगा, तो ये सबसे छोटा होगा और ये सबसे क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि आउटपुट सभी का वो क्या 1 kVA। तो फ्रीक्वेंसी का महत्व ये है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे उपकरण का साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो महत्व ये है कि फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ती है तो साइज क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती रूप से बढ़ेगा। इसके साथ ही देखो फ्रीक्वेंसी का एक इफेक्ट, एक तो फायदा आपको मिलेगा, एक तो एडवांटेज होगा। एडवांटेज तो क्या रहेगा, एडवांटेज रहेगा साइज का, कि फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि फ्रीक्वेंसी के साथ साथ अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो एक इफेक्ट और होता है जिसको अपने बोलेंगे लो हानियां। ठीक है, आपको पता है कि जो एडी करंट का जो फार्मूला रहेगा, यहाँ पर एडी करंट का जो फार्मूला जो होगा वो इस तरीके से होगा। और अगर अपने हिस्टेरिसिस लॉस जो ये हिस्टेरिसिस हानियां एडी करंट की अगर अपने बात करें तो यहाँ इस तरीके से इसका फार्मूला रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखें, इसके अंदर देखो फ्रीक्वेंसी के समानुपात में और इसका फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के समानुपात में। इसका मतलब अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो आपकी लो हानियां भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये बात आप लोग याद रखेंगे कि जो भी हाई फ्रीक्वेंसी के जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनको अगर आपको काम में लेना है तो आप लोग वहां काम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, अगर बढ़ा रहे हो तो आपको वहां कोर जो लेंगे। ठीक है, कोर वहां 2 प्रकार की ली जाती है, एक तो फेराइट कोर ली जाती है, दूसरा कौन सा लिया जाता है, एयर कोर ली जाती है।
क्यों ली जाती है? कारण यही है कि ट्रांसफार्मर अगर एडी करंट के वजह से देखोगे तो एडी करंट की वजह से क्या होगा कि हिस्टैरिसीस हानियाँ, एडी करंट बढ़ेगी, अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो एडी करंट बढ़ेगा, एडी करंट बढ़ेगा तो कोर जो होगी वो गर्म होगी, और कोर जब गर्म होगी तो ऊपर वाली जो वाइंडिंग होगी, ये अपने पास कोर है और इसके ऊपर मैंने क्या कर दी, वाइंडिंग लपेट दी, तो कोर जब गर्म होगी तो वाइंडिंग का ऊपर वाला इंसुलेशन पिघलेगा और ये वाइंडिंग क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। तो इस वजह से इस समस्या को हटाने के लिए आप लोग जो कोर लेंगे वो फेराइट कोर लेंगे या एयर कोर लेंगे। तो इतनी बात आपको यहाँ से याद रखनी है कि फ्रिक्वेंसी जो होगी उसका बेनिफिट अपने को क्या मिलेगा और जो हानियाँ जो होगी वो अपने पास कौन सी होगी। एडवांटेज तो ये है कि साइज छोटा हो जाएगा समान आउटपुट के लिए, और हानियाँ जो होगी वो ये रहेगी कि लो हानियाँ जो होगी वो इंक्रीज होगी, जिस वजह से अपने को जो नुकसान होगा वो ये होगा। और इसी कारण आप लोग काम क्या करते हो कि एक तो अपने पास एसी सप्लाई है, एक अपने पास डीसी है, तो एसी पर जो हानियाँ जो होगी ज़्यादा होती है, डीसी पर ये नहीं होती, क्योंकि डीसी की फ्रिक्वेंसी क्या होगी 0, तो हिस्टैरिसीस और एडी करंट ये दोनों हानियाँ क्या रहती है, शून्य रहती है। तो ये सारा जो डिटेल था ये सारा फ्रिक्वेंसी के बारे में था। तो यहाँ से 2-3 कंसेप्ट आपको कुछ नया मिला होगा। अब हमने जो तीसरा जो पॉइंट है वो बात करेंगे टाइम पीरियड की, आवर्तकाल जो होगा वो क्या होता है। ठीक है, तो आवर्तकाल को देखें, देखो टाइम पीरियड या आवर्तकाल का मतलब क्या रहेगा। देखो ऐसे अपने इस तरीके से क्या करेंगे, तरंग आई अपने पास, अगर फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, अगर फ्रिक्वेंसी क्या 50 हर्ट्ज है, तो इसका मतलब ये होगा कि ऐसे चक्कर बनेंगे, 50 पॉजिटिव में होंगे और 50 ही क्या होंगे, नेगेटिव में होंगे, यही होगा। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि टाइम पीरियड का मतलब या आवर्तकाल का जो मतलब रहेगा, ठीक है, आवर्तकाल, आवर्त का मतलब चक्कर होगा और काल का मतलब टाइम होगा। तो यहां से लेकर यहां तक जो है, यानी कि एक साइकिल को कितना टाइम लगेगा, तो आवर्तकाल का जो फार्मूला होगा या इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी पहले, कि एक चक्कर को पूरा करने में लगा समय, एक चक्कर को पूरा करने में जो लगा समय जो होगा उसको अपने क्या बोलेंगे, आवर्तकाल बोलेंगे। दूसरी बात, इसका अगर अपने फार्मूला बनाए, इसका जो फार्मूला जो होगा वो क्या रहेगा, अभी मैंने आपको बताया था कि एफ बराबर क्या था, 1 में क्या था, टी था, तो यहां से टी बराबर क्या आएगा, 1 में क्या आएगा, एफ आएगा। इसका मतलब आप लोग यहाँ काम क्या करेंगे, अगर आपको फ्रिक्वेंसी के बारे में पता है तो आप लोग यहाँ से आवर्तकाल भी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। दूसरी बात देखें, इसकी अगर अपने यूनिट की बात करें, ठीक है, यूनिट अगर अपने बात करें तो आवर्तकाल आएगा वो आएगा सेकंड के अंदर, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखना कि 1 में एफ है, एफ का जो मात्रक रहेगा हर्ट्ज रहेगा, तो इसको 1 में हर्ट्ज भी लिख सकते हो, हर्ट्ज इनवर्स भी लिख सकते हो, और प्रति हर्ट्ज भी आप लोग क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो। अब देखो आवर्तकाल अगर बढ़ रहा है, अगर किसी भी तरंग का आवर्तकाल बढ़ रहा है, आवर्तकाल बढ़ने का मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, घटेगी। तो ये भी आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, उस चीज को माइंड में रखेंगे कि आवर्तकाल जो होगा वो फ्रिक्वेंसी का हमेशा क्या रहेगा, व्युत्क्रमानुपाती रहेगा। अब 1-2 क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। एक क्वेश्चन देखें, अगर आपको ऐसे दे दिया, ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूँ कि एक जो कोइल जो है, एक कोइल में धारा 0 से अधिकतम मान, ठीक है, कोइल में जो करंट होगी वो 0 से अधिकतम मान तक पहुंचने में, ठीक है, 10 मिली सेकेंड का क्या लेती है, समय लेती है। तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, यानी कि उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, यानी एफ क्या होगा। अब आपको ये बताना, अब आपको काम क्या करना है, इस सवाल को पढ़ना और आप लोग यहाँ से फ्रिक्वेंसी जो आपसे पूछेगी वो बता सकते हो। इसके अलावा अगर ये भी बात करेंगे, इसके अलावा देखो एक चीज मैं पहले आपको बता देता हूँ, जैसे भारत की जो फ्रिक्वेंसी है उसका अगर आवर्तकाल अगर आपको मिली सेकेंड में पूछ रहे हैं, ठीक है, जैसे आपको दे दिया कि भारत की फ्रिक्वेंसी कितनी है, वो 50 हर्ट्ज है, और इसका अगर आपको टाइम पीरियड पूछ रहा है मिली सेकेंड के अंदर क्या रहेगा, तो टी बराबर क्या होगा, 1/f होगा, और 1/f का मतलब क्या रहेगा, 1/50। 1/50 को अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.02 सेकेंड। लेकिन अगर आप लोग इसको मिली में चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग काम क्या करें, इसी संख्या को 1000 से गुणा कर दें, ठीक है। जैसे ही आप लोग 1000 से गुणा करेंगे तो आपका जो आंसर रहेगा यहाँ कितना आएगा, 100 को अगर 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 20 मिली सेकेंड। तो
तो यहाँ से ये भी पूछा गया है कि जो भारत की मानक फ्रिक्वेंसी है उसका आवर्तकाल क्या होगा, तो 20 मिली सेकेंड याद रखोगे या 0.02 सेकेंड याद रखोगे। उसके बाद ये जो मैंने ऊपर क्वेश्चन लिखा है उसको देखेंगे, इसका डायग्राम बना लेते हैं पहले, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन क्या दिया गया, धारा जो है वो शून्य से अधिकतम मान, ये आपका 0 पॉइंट है और ये आपका मैक्सिमम मान है, ठीक है। इसी तरीके से ये 4 टुकड़ों में काम करेगी, यहाँ से 0 होगा, यहाँ फिर अधिकतम होगा, यानी कि यहाँ 0 होगा, यहाँ मैक्सिमम होगा, फिर यहाँ वापस क्या होगा 0 होगा, फिर यहाँ मैक्सिमम होगा लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, फिर वापस यहाँ क्या होगा 0 होगा। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा शून्य से अधिकतम मान के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 90 डिग्री आएगा, यही होगा। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक वो चौथाई चक्कर बनेगा, और ऐसे कितने टुकड़े बनेंगे आपके पास 4। तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 सेकंड है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 10 सेकंड होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक भी 10 होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक भी 10 होगा। तो सभी का अगर हमने काउंट करें तो जो आपका टाइम पीरियड आएगा एक चक्कर को पूरा करने में वो आएगा आपका 40 मिली सेकेंड, यानी कि 4 × 10 करेंगे तो 40 मिली सेकेंड। अब आप लोग फ्रिक्वेंसी निकालोगे तो 1 में क्या करेंगे, टी करेंगे, और टी की जो वैल्यू आपके पास कितनी है 40 है, तो 1/40 मिली की जगह लिखेंगे 10⁻³ और इस वैल्यू को अगर आप लोग ऊपर लेकर के जाओगे तो आपके पास आएगा 1000 को अगर मैं 40 से डिवाइड करूंगा तो आपका आएगा 25 हर्ट्ज। तो मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो 25 हर्ट्ज आएगा। आएगा कैसे, सवाल को आप लोग पढ़ें, शून्य से अधिकतम मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक चौथा चक्कर बनेगा, तो ऐसे ऐसे 4 टुकड़े होंगे, टोटल आएगा 40 मिली सेकेंड, और कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा 25 हर्ट्ज। इसके बाद फ्रिक्वेंसी पर 1-2 सवाल और देखें। SSC JEE के अंदर आया था 2015 के अंदर, एक उसके अंदर था 2 मिली सेकेंड, 5 मिली सेकेंड, ठीक है, और एक मैं ले लेता हूँ 10 मिली सेकेंड। अगर आपसे पूछे कि इनमें से कौन सी तरंग के अंदर सबसे ज्यादा चेंजिंग हो रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा चेंजिंग किस में हो रहा है, देखो चेंजिंग उसी के अंदर होगी जिसकी फ्रिक्वेंसी का मान सबसे ज्यादा होगा, और फ्रिक्वेंसी का मान उसी का ज्यादा होगा जिसका आवर्तकाल क्या होगा, कम होगा। तो आवर्तकाल किसका कम है, 2 मिली सेकेंड का, तो इसका मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी इन तीनों के अंदर, और इसकी फ्रिक्वेंसी अगर पूछे तो इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे कम होगी। तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है, यहां से आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो। उसके बाद देखें, ये एक मैंने डायग्राम बना दिया आपको इस तरीके से, और यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी दे दी मैंने 0.2 सेकेंड, ठीक है। अब आपको बोल दे कि जो चित्र के अंदर आपको जो तरंग दिखाई गई है इसका आवर्तकाल या इसकी फ्रिक्वेंसी जो होगी वो क्या होगी। तो आप लोग देखो यहां से इसका डायग्राम देखें, आपको पता है कि ये 90 डिग्री है और ये आपका 270 डिग्री होगा, ऐसा ही होगा। यहाँ से आपका 90 डिग्री आएगा, यहाँ 180 डिग्री होगा, फिर यहाँ देखेंगे तो 270 होगा, फिर यहाँ पूरा 360 होगा। मतलब 0 से 90 के 4 टुकड़े करने पड़ेंगे अपने को। 90 से 270 का मतलब हो गया आपका हाफ साइकिल, क्योंकि ये चौथा चक्कर है, ये भी चौथा है, दोनों जब जुड़ेंगे तो एक हाफ साइकिल का निर्माण करेंगे, और इधर ये चौथाई चक्कर है, इधर ये चौथाई चक्कर है। इसका मतलब ये 0.2 सेकेंड है, आपका आधे साइकिल का क्या है, आवर्तकाल है 0.2। तो पूरे साइकिल का यानी एक साइकिल का अपने निकालेंगे तो कितना आएगा, 0.4 सेकेंड। अब आपको यहाँ से फ्रिक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रिक्वेंसी क्या करेंगे, 1 में टी करेंगे, और टी की जो वैल्यू है वो 0. कितनी है, 4 है। इसकी जब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर कितना आएगा, 10 आएगा, और अगर इसको 4 से मैं डिवाइड करूंगा तो 2.5 हर्ट्ज। तो इस क्वेश्चन का अपना जो तरीका रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से क्या करना, याद रखना। क्वेश्चन कैसे भी करके आपसे पूछा जा सकता है। अब कुछ और डेफिनेशन देखते हैं इसके अंदर। तो ये तो बात ही सारी फ्रिक्वेंसी के ऊपर। अब मैं यहाँ कुछ ऐसी के कुछ मानों के बारे में अपने बात करेंगे, उन मानों को देखेंगे अपने, और यहाँ से आप लोगों को काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। देखो यहाँ सबसे पहला जो अपना रहेगा वो रहेगा अपना आयाम, किसको कहा जाता है। फिर अपने बात करेंगे ताक्षणिक मान, फिर अपना रहेगा शिखर मान, फिर रहेगा शिखर से शिखर जिसको चरमांतर भी बोला जाता है, और एक अपने और बात करेंगे RMS मान, और एक अपने बात करेंगे एवरेज मान, ठीक है।
अब इन सभी के अंदर देखो यहाँ से काफी सवाल आपसे जो पूछे जाते हैं। सबसे पहले अपने आयाम के बारे में बात करेंगे, एम्पलीट्यूड जिसको कहा जाता है, ठीक है, ये अपनी तरंग है। आयाम देखो क्या रहेगा, आयाम का मतलब ये रहेगा कि ये यहाँ इसका मिडिल लेवल है, मध्य स्तर है, क्योंकि यहाँ से तरंग ऊपर और नीचे दो टुकड़ों में डिवाइड होगी, और ये इसका क्या मैक्सिमम वैल्यू है, ये इसका क्या मैक्सिमम मान है। यानी कि किसी भी कोई भी सिग्नल हो सकता है, कोई भी तरंग हो सकती है, तो उसका माध्य स्तर, ये मिडिल लेवल है, माध्य स्तर से जो अधिकतम मान होगा, ये इसका अधिकतम मान है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसी को अपने क्या बोलेंगे, आयाम बोलेंगे। तो आयाम क्या रहेगा, एम्पलीट्यूड क्या रहेगा यहाँ पर, ठीक है। यानी कि किसी भी तरंग का क्या होगा, माध्य स्तर से, मिडिल लेवल से, माध्य मतलब मिडिल और स्तर का मतलब क्या रहेगा, लेवल, माध्य लेवल से या माध्य स्तर से अधिकतम मान के बीच की दूरी, अधिकतम मान के बीच की दूरी। तो ये बीच की जो दूरी रहेगी ये अपने क्या कहलाती है, ये आयाम कहलाती है। अब आप लोग यहां से देखें, आयाम अगर इस तरंग का ये आयाम है, अगर किसी तरंग का ये आयाम है, तो आप लोगों को एक बात पता चल चुकी होगी कि शिखर मान क्या होगा, बढ़ेगा। ये शिखर मान क्या रहेगा, बढ़ता रहेगा। इसका मतलब आयाम जो होगा वो किस बात पर डिपेंड करेगा, आयाम अगर आपसे पूछा जाए तो किस बात पर डिपेंड करेगा, वो शिखर मान पर क्या रहेगा, यानी कि पीक वैल्यू पर करेगा, यानी कि चरम मान पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो यहां से अगर आपसे पूछा जाए कि आयाम किस बात पर डिपेंड करेगा, तो वो करेगा शिखर मान पर, या शिखर मान किस पर करेगा, वो आयाम पर करेगा, बात है कि। और आयाम को जो बढ़ाने का जो काम करेगा, आयाम को चेंज करने का जो काम करता है, ये अगर आपको पूछा जाए कौन करेगा, तो वो करेगा एम्पलीफायर, ठीक है। वो कौन सा करेगा, एम्पलीफायर करेगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आवृत्ति को चेंज कौन करेगा, तो अगर आपसे आवृत्ति को चेंजिंग का पूछा जाए, तो वो जो करेगा वो करेगा साइक्लो कन्वर्टर, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए साइक्लो कन्वर्टर होगा, देखो नाम से ही पता चल रहा है साइकिल, ठीक है। साइकिल का मतलब क्या रहेगा, चक्र, और कन्वर्टर का मतलब क्या रहेगा, बदलने वाला। तो यहां से आपको जो आयाम जो होगा, इसके अंदर दो ही बातें याद रखनी है कि माध्य स्तर से जो अधिकतम मान के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, आयाम कहा जाता है। आयाम किस चीज का निर्धारण करेगा, वो शिखर मान का करेगा। आयाम चेंज कौन करेगा, वो एम्पलीफायर करेगा। और इसके अलावा वोल्टेज का आयाम अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि एम्पलीफायर से आप लोग करंट, वोल्टेज, साउंड हो गया, कुछ भी चीजें बढ़ा सकते हो, लेकिन वोल्टेज का आयाम कम या ज्यादा दोनों का जो चेंजिंग करने का जो काम करेगा वो करेगा ट्रांसफार्मर। और आवृत्ति अगर चेंज करने का पूछा जाए तो वो करेगा साइक्लो कन्वर्टर, ठीक है। इसका मतलब शिखर मान क्या रहेगा कि पूरे चक्कर के दौरान, पूरे साइकिल के दौरान जो धनात्मक और ऋणात्मक, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये आपकी क्या नेगेटिव डायरेक्शन है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों दिशाओं के अंदर जो अधिकतम मान होगा, ठीक है, धनात्मक या का मतलब दोनों में से एक होगा, तो या तो आप लोग पॉजिटिव बोल दो या क्या बोल दो, नेगेटिव। तो धनात्मक या ऋणात्मक दिशा में जो अधिकतम मान होगा उसको आप लोग क्या बोलेंगे, चरम मान बोलेंगे या शिखर मान बोलेंगे। तो शिखर मान की कोई डेफिनेशन कोई खास नहीं है, नहीं आपसे कुछ पूछा जाएगा। अब आप लोग यहां से एक चीज देखें, शिखर मान को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो या तो Vm से लिखेंगे या Im से लिखेंगे, या आपको Vp दे देगा या क्या दे देगा, Ip दे देगा। तो इनमें से कोई सी भी वैल्यू दे सकते हैं, क्योंकि शिखर का मतलब क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, या इसका क्या रहेगा, पीक रहेगा, ठीक है। इसके अलावा शिखर का अंग्रेजी के अंदर एक और होता है क्रेस्ट, ठीक है। तो क्रेस्ट भी इसको क्या है, बोला जा सकता है। अब हमने बात करेंगे ताक्षणिक मान की, ठीक है। ताक्षणिक मान देखो क्या रहेगा, आपको ये चीज तो पूरी पता है कि जो एक साइकिल जो है एसी का, ठीक है, एक साइकिल जो है एसी का, वो यहां से लेकर यहां और यहां से लेकर यहां तक, मतलब एनी पॉइंट पर इसका मान क्या होगा, बदलेगा। अगर आपको ये बोल दे कि 30 डिग्री पर इसका मान बताओ, तो आप लोग शायद नहीं बता पाओगे। अगर बोले 90 डिग्री पर इसका मान, तो फिर तो चलो आप लोग बता दोगे, क्योंकि 90 डिग्री पर इसकी जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। अगर 180 डिग्री पर पूछे ताक्षणिक मान क्या होगा, तो 0 डिग्री होगा। मतलब कोई ना कोई कुछ ना कुछ देखेंगे, तो यहां से लेकर यहां तक जो पूरा 360 डिग्री होगा, पूरा इसके 360 डिग्री के दौरान इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या रहेगी, चेंज होगी। मतलब ताक्षणिक मान क्या होगा, वह मान जो पल पल बदलता है, वह मान जो पल पल बदलता है। और एक बार आप लोग देखें 2015 का यूपी बीएसएल का जो क्वेश्चन पेपर देखे, 2 शिफ्टों के अंदर एग्जाम हुआ था, ऑफलाइन था।
एक सवाल तो ये पूछा गया था ऐसी तरंग वह है जिसका मान पल से पल बदलता है, ये आंसर था। एक जो डीसी के बारे में पूछ लिया कि डीसी मान कौन सा होगा, तो डीसी का मान पल से पल क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, मतलब एनी पॉइंट पर उसका मान क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। अब बात आती है कि ताक्षणिक मान की जो समीकरण रहेगी वो क्या रहेगी, और लास्ट के अंदर अपने इस समीकरण के ऊपर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो आई जो होगा इसको आई से लिखेंगे, आई बराबर क्या रहेगा, आई एम साइन ओमेगा टी। अगर वोल्टेज के लिए निकाल रहे हो तो वी एम साइन ओमेगा टी इसका रहेगा। तो धारा या वोल्टेज की अगर आपको ताक्षणिक समीकरण पूछे तो आपका जो आंसर होगा वो ये होगा। अब मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, आरआरबी जेईई के अंदर ये पूछा गया था, उसके अंदर एक क्वेश्चन दिया गया था। जैसे उसने दे दिया कि 1 वोल्टता का अधिकतम मान, ठीक है, 1 वोल्टता का अधिकतम मान जैसे दे दिया 100 वोल्ट है, और 30 डिग्री पर उसका मान क्या होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को समझने से पहले इसका डायग्राम देखें आप लोग। देखो यहां मैं डायग्राम बना रहा हूं इसका, ठीक है। आपको ये पता है कि यहां से लेकर यहां तक जो पूरा जो साइकिल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक देखिए वो 90 डिग्री आएगा, और यहां लगभग यहां ये क्या होगा, 30 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री 30 डिग्री पर इसका मान पूछे तो ये वैल्यू आपसे पूछेगी। यहाँ इसकी जो करंट की जो वैल्यू होगी, करंट है तो करंट आ जाएगा, वोल्टेज है तो वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस पॉइंट पर आपको वैल्यू पूछे तो ताक्षणिक मान जो होगा वो एनी टाइम बदलेगा, ये मैंने आपको बताया था। और यहाँ अगर 30 डिग्री पर आपको मान पूछा है तो आई बराबर या जो वोल्टेज दे रखा है तो V बराबर क्या रहेगा, वी एम साइन ओमेगा टी। तो मैक्सिमम मान कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। साइन ओमेगा टी का मान कितना दे रखा है, 30। अब साइन 30 की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, 1/2 होगी। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 50 वोल्ट। तो यहाँ से आपको एक चीज़ तो ये भी पता चल रही है कि यहाँ अगर 100 थी तो यहाँ कितना आ गया, 50। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे कि ताक्षणिक मान जो होगा, ताक्षणिक जो मान जो होगा वो 1/2 होगा शिखर मान का। कब होगा, जब इसका एंगल कितना होगा, शिखर मान कब होगा, जब एंगल कितना डिग्री आएगा, 30 डिग्री। तो ये बात आपको यहाँ से याद रखना है कि ताक्षणिक मान जो होगा वो शिखर मान का आधा है, तो उस समय जो एंगल जो होगा कितने डिग्री पर ये होगा, तो आपको यहाँ से याद रखना है कितने डिग्री पर होगा, 30 डिग्री पर होगा। तो ये बात आपको सारी की सारी किसमें याद रखनी है, ताक्षणिक मान के ऊपर याद रखनी है। अगला जो मान आएगा वो आएगा अपना शिखर, तो मैंने आपको बताई थी। अब शिखर से शिखर मान देखो, देखो शिखर मान अभी मैंने आपको बताया था, जो जिसको अपने पीक वैल्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे अपने पास ये तरंग है, आपको पता है कि पूरे साइकिल के दौरान इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मान होगा, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ से देखें तो ये तरंग यहाँ से लेकर यहाँ तक आई, यहाँ से फिर यहाँ से लेकर यहाँ, इस तरह की चल रही है। इसका मतलब आपको जो शिखर मान जो मिलेगा वो 2 पॉइंट पर मिलेगा। एक तो मिलेगा 90 डिग्री पर, जिसको π/2 लिखेंगे। एक मिलेगा अपने को 270 पर, जिसको 3 π/, क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। मतलब ये हुआ कि पूरे चक्कर के दौरान जो या तो पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर या नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर जो उसका अधिकतम मान होगा वो इसका क्या कहलाता है, शिखर मान कहलाता है। अब शिखर मान मैंने आपको बता दिया कि एक साइकिल के दौरान 2 बार प्राप्त होगा, यानी कि एक साइकिल के दौरान कितनी बार प्राप्त होगा, 2 टाइम्स, यानी कि 2 बार प्राप्त होगा। एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव साइकिल के अंदर कितने डिग्री पर मिलेगा अपने को, वो 90 डिग्री पर मिलेगा। और नेगेटिव अगर साइकिल आएगा तो कितने पर मिलेगा, 270। अब यहाँ से सवाल ये पूछा जा सकते हैं कि शिखर मान एक पूरे चक्कर के दौरान शिखर मान कितने डिग्री पर होगा। आपको दे दिया 0 डिग्री, 180 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, ठीक है। फिर अगर आपको दे दिया यहाँ पे 90 डिग्री और 270 डिग्री, फिर आपको दे दिया 180 डिग्री और दे दिया आपको 360 डिग्री। तो उस समय आपको ये डायग्राम बनाकर देखना है, आप लोग यहाँ से कंफर्म भी कर पाओगे कि 90 डिग्री और 270 पर क्या रहेगा, ये इसके अधिकतम मान पर होगी। दूसरी बात देखें आप लोग, अगर आपसे पूछा जाए कि I बराबर अभी मैंने आपको बताया था कि ताक्षणिक जो मान होगा I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी होगा। वोल्टेज है तो वोल्टेज ले लेंगे, करंट है तो करंट।
ये ताक्षणिक मान जो होगा इस अधिकतम मान के बराबर कब होगा? आपको पता है कि जो एनी टाइम इसका जो मान चेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ, फिर यहाँ से, मतलब पूरे चक्कर के दौरान इसका मान बदल रहा है, तो ताक्षणिक मान शिखर मान के बराबर है। तो डायग्राम से पता चल रहा है कितने डिग्री पर बराबर है, 90 डिग्री पर। तो थीटा का मान अगर मैं 90 लिखूंगा तो आई बराबर क्या आएगा, आई एम साइन 90, और साइन 90 का मान कितना, 1 होगा। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ताक्षणिक मान जो होगा वो शिखर मान के बराबर कब होगा, तब आपको मान कब बताना है, जब थीटा का जो एंगल जो होगा वो कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, और ताक्षणिक मान जो होगा, ठीक है, ताक्षणिक मान जो होगा वो विपरीत दिशा में होगा, अधिकतम मान के बराबर होगा। वो कब होगा, ये होगा अपना थीटा का मान कब होगा, ये 270 डिग्री होगा। और यहाँ 90 अगर नहीं दिया, रेडियन में मान दे रहा है तो पाई बटा 2 लिखेंगे, और यहाँ अगर रेडियन में मान दे रहा है तो 3 पाई बटा 2 लिखेंगे। तो पीक वैल्यू के अंदर आपको जो वैल्यू याद रखनी है वो इसी तरीके से आपको याद रखनी है। उसके बाद देखें शिखर से शिखर, ठीक है, जिसको पीक टू पीक बोलेंगे। अब देखो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये क्या नेगेटिव डायरेक्शन है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूं, ठीक है। ये अधिकतम मान पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर है, ये नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर है। तो शिखर से शिखर का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव धनात्मक और नेगेटिव ऋणात्मक, ठीक है। मतलब धनात्मक दिशा में शिखर मान और ऋणात्मक दिशा में शिखर मान होगा। इन दोनों मानों का जो अंतर होगा वही आपका क्या कहलाता है, पीक टू पीक वैल्यू कहलाती है। तो अब जो मैंने आपको लाइन बोली उसका ध्यान से मतलब समझना, यहां से पीक टू पीक वैल्यू। अब देखो पीक टू पीक जो वैल्यू जो होगी इसको हमने क्या क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे शिखर से शिखर। इसको VPP से लिख सकते हो, VMM से लिख सकते हो, ठीक है। ज्यादातर जो VPP से लिखा आता है या इसको VMM से लिख सकते हो इस तरीके से। यह इसका एक नाम हो रहा है चरमांतर मान। चरमांतर का मतलब ये होगा कि चरम मानों का अंतर। यहां मान लेते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर 300 है और यहाँ नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर कितना है, 300 है। अगर आपको ये पूछा जाए इसका शिखर से शिखर मान कितना होगा, तो ये 300 है प्लस का, ये 300 क्या है माइनस का। तो अगर इसको आप लोग जोड़ रहे हो, ये 300 प्लस का है और ये 300 क्या है माइनस का है, तो आपको पता है ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का। अगर इन दोनों को मैं अगर आपस में गुणा करूंगा तो मेरा जो निशान आएगा वो आएगा माइनस का। तो ये 300 प्लस का हो जाएगा, ये 300 क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तब आपकी जो वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि पीक टू पीक मान कभी 0 नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर जो मान है अधिकतम और नेगेटिव डायरेक्शन में जो मान है अधिकतम, इन दोनों का अंतर है ये। इसी कारण इसका नाम क्या रखा गया, चरमांतर मान। तो इसका मतलब यहाँ आपको क्या याद रखना है, VPP जो होगा पॉजिटिव मैक्सिमम मान माइनस, ठीक है, माइनस क्या होगा नेगेटिव में अधिकतम मान, और ये जो अधिकतम मान होगा ये हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब VPP को अगर हमने बात करें, माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, तो 2VM, ये इसको 2VP भी लिख सकते हो। अगर मैंने यहाँ P लिखा तो आप लोग यहाँ P दिखा दोगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो शिखर से शिखर मान होगा वो पीक वैल्यू का क्या रहेगा, डबल रहेगा, ठीक है। पीक वैल्यू का हमेशा क्या रहेगा, वो डबल रहेगा। तो ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। दूसरी बात क्या याद रखोगे, जो CRO जो होता है, CRO जो होता है वो काम क्या करेगा, किसी भी ऐसी तरंग का जो मान बताएगा वो शिखर से शिखर बताएगा या क्या बताएगा, चरमांतर मान बताएगा। और DMRC की 2016 की जो परीक्षा होगी उसमें ये पूछा भी गया था कि CRO जो होगा वो किसी ऐसी तरंग का कौन सा मान प्रदर्शित करेगा, तो आपका जो आंसर था वो था चरमांतर मान। और ये भी याद रखोगे शिखर से शिखर मान क्या है, तो दो शिखर मानों का अंतर है, जोड़ है, गुणा है, घटाव है। तो आपको याद रखना है ये उनका क्या रहेगा, अंतर रहेगा। अब अपने पास बच गए RMS मान और क्या बच गए, एवरेज मान, ठीक है। एक तो अपने पास RMS मान है, एक क्या है। देखो अब अपने बात करेंगे RMS मान की और एवरेज मान की, और साथ ही इसके अंदर दो चीजें और देखेंगे, एक फॉर्म फैक्टर देखेंगे और एक कौन सा देखेंगे, पीक फैक्टर देखेंगे। पहले इनकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर मैं एक टेबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं RMS मान, एवरेज मान, फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर इन चारों के ऊपर बात करेंगे। देखो RMS मान क्या रहेगा, RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। रूट का मतलब होगा वर्ग, मूल होगा, मीन का मतलब माध्य होगा, स्क्वायर का मतलब क्या रहेगा, वर्ग। तो इसको क्या बोलेंगे, वर्ग माध्य मूल मान।
मतलब अपने को काम क्या करना है, इसकी डेफिनेशन समझेंगे, उसके बाद देखो क्या बता। तो आरएमएस मान देखो क्या रहेगा, वर्ग माध्य मूल मान रहेगा। अब इसके देखो नाम से ही पता चल रहा है, देखो ताक्षणिक समीकरण जो थी वो क्या थी, आई बराबर क्या था, Im sin ओमेगा टी था। ठीक है, तो इसके अंदर क्या, देखो इसकी डेफिनेशन समझेंगे। देखो पहले बोल रहा है वर्ग करें, तो अपने काम क्या करेंगे, वर्ग कर देते हैं इसका आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। फिर बोल रहा है इसका माध्य लें, जब माध्य लेंगे तो इसका अपने काम क्या करेंगे, 1/2 पाई और 0 से क्या 2 पाई होगा यहाँ पर, तो 1/2 पाई 0 से 2 पाई, क्योंकि पूरा जो साइकिल है वो आपका कितना है 2 पाई का। फिर आपको क्या बोला मूल, मूल का मतलब आपको इसका क्या लेना है रूट। तो ये आरएमएस मान इस तरीके से निकाला जाता है। फिर यहाँ से समाकलन किया जाता है और समाकलन करने के बाद आपको जो मान मिलता है वो अलग मिलता है। जो आप लोग पढ़ते हो कि करंट है तो आप लोग क्या पढ़ते हो, Im बटा में √2 पढ़ते हो, और अगर आपके पास वोल्टेज दे रखा तो Vm/में √2 पढ़ते हो। तो ये जो यहाँ से निकलता है, इसकी जो मेन डेफिनेशन है वो यहाँ से निकलती है। ये भी एक पेपर के अंदर पूछा गया था। तो जो इसका आरएमएस मान जो होगा वो आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, और जब इसका कैलकुलेशन करते हैं लास्ट के अंदर, तो आरएमएस जो मान आएगा वो 1/Im में क्या आएगा, रूट आएगा। अब दूसरी बात ध्यान रखना, देखो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगा वो किस मान के बराबर होगा, तो ये किसी दिष्ट धारा जो होती है, मतलब डायरेक्ट करंट होती है, उससे इसकी क्या की गई है, तुलना की गई है। और तुलना के अंदर देखो क्या की गई है कि किसी प्रत्यावर्ती, किसी ऐसी धारा का आरएमएस मान, किसी ऐसी धारा का आरएमएस मान उस दिष्ट धारा के मान के बराबर होगा, उस दिष्ट धारा के, ठीक है, मान के बराबर होगा जितने समय में, ठीक है, उत्पन्न ऊष्मा समान हो। जितने समय में एसी व डीसी में उत्पन्न ऊष्मा क्या रहेगा, समान रहेगा। उत्पन्न हीट जो रहेगी वो क्या रहेगी, समान रहेगी। तो ऊष्मा क्या रहेगी, समान रहेगी। इसका मतलब इसकी डेफिनेशन जो वो उस दिष्ट धारा से तुलना करके बनाया गया कि जितने समय में धारा का मान और टाइम का मान सेम है, तो उस दिष्ट धारा का जो मान होगा और उस ऐसी धारा का जो मान होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ऐसी के लिए उसको जो शब्द यूज करेंगे वो करेंगे आरएमएस मान। अब यहाँ से एक चीज और पता चल रही है, देखो अगर आपके घर के अंदर आ रही है 230 वोल्ट, तो अगर आपसे ये पूछा जाए ये मान कौन सा होगा, तो ये रहेगा अपना आरएमएस मान रहेगा। इसी तरीके से जो इंसुलेशन होता है किसी भी केबल का, किसी भी केबल का इंसुलेशन होगा, उसके ऊपर लिखा है 1000 वोल्ट, तो ये जो इसका मान होगा, ये इसका मान होगा हमेशा शिखर मान। ठीक है, अब देखो इसी तरीके से अगर आपको देखा जाए कि कैपेसिटर लिखा है, कैपेसिटर है, उसके ऊपर लिखा है 25 माइक्रोफेरेड और 400 वोल्ट। अगर आपको ये पूछा जाए वोल्टेज कौन सी होगी, तो आप लोग इसको आरएमएस मान नहीं करेंगे, इसको जो करेंगे वो करेंगे शिखर मान। इसका मतलब देखो आरएमएस मान होगी जिस पर वो क्या करेगा, काम करेगा। तो आरएमएस मान अगर आपसे पूछा जाए क्या क्या चीज का निर्धारण करेगा, तो अगर वोल्टेज है तो वोल्टेज का ऑपरेटिंग वोल्टेज, यानी कि अगर लैंप के ऊपर 230 लिखा है, इसका मतलब ये होगा कि वो 230 वोल्टेज पर क्या करेगा, काम करेगा। 1000 वोल्ट अगर लिखा है किसी पर ऊपर और वो शिखर मान है उसका, क्योंकि इंसुलेशन का जो निर्धारण होगा वो वोल्टेज के अकॉर्डिंग करेंगे अपने। तो ये जो 1000 वोल्ट है ये शिखर मान होगा, और ये कौन सा होगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज होगी। ठीक है, तो कैपेसिटर के ऊपर लिखा है, किसी इंसुलेशन के ऊपर लिखा है या किसी डायोड के ऊपर लिखा है, वो उसकी प्रचालन वोल्टेज नहीं होगी, वो उसका शिखर मान होगा। और शिखर मान किस वोल्टेज का निर्धारण करेगा, वो करेगा ब्रेकडाउन, मतलब वो अधिकतम कितनी वोल्टेज को सहन कर सकता है। इसी तरीके से यहाँ से याद रखना कि आरएमएस मान जो होगा वो ऑपरेटिंग वोल्टेज का क्या करेगा, निर्धारण करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से क्या करना है, याद रखना। और आरएमएस मान देखो अलग अलग तरंगों के अलग अलग होंगे, एक टेबल के अंदर इसके मैं आपको सारे मान बताऊंगा। अब एवरेज मान के बारे में बात करेंगे अपने। एवरेज का मतलब क्या रहेगा, औसत। ठीक है, एवरेज का जो मतलब रहेगा वो क्या रहेगा, ठीक है, एवरेज का जो मतलब क्या रहेगा, औसत रहेगा। ठीक है, अब एवरेज का जो मान होगा, एवरेज का जो मतलब रहेगा, देखो एवरेज का मतलब क्या रहेगा, औसत रहेगा। इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी जो करंट है, यानी कि आई एवरेज होगा, जितने भी जो इसके ताक्षणिक मान है उन सब का क्या रहेगा, ये औसत रहेगा। ठीक है, ये सब का क्या रहेगा, औसत रहेगा। अब यहाँ से औसत मान जो होगा, जो मैंने यहाँ जो लैंग्वेज लिखी थी उसके जैसी होगी, बस बात यह है कि जहाँ मैंने हीट लिखा था वहाँ आप लोग काम क्या करेंगे, वहाँ जो शब्द यूज करेंगे वो करेंगे आवेश
स्थानांतरण, यानी कि किसी प्रत्यावर्ती राशि का जो औसत मान जो होगा उस दिश धारा के मान के समतुल्य होगा, जितने समय में एससी और डीसी दोनों में जो आवेश का जो ट्रांसफर हो रहा है वो दोनों में क्या रहेगा, समान रहेगा। इसका मतलब मैंने आपको 3 बातें बताई थी अभी। एक आपके पास रहेगा पीक वैल्यू, एक आपके पास रहेगा आरएमएस वैल्यू, और आरएमएस को प्रभावी वैल्यू भी कहा जाता है, और तीसरा जो आपके पास रहेगा वो रहेगा एवरेज वैल्यू। एवरेज अगर आपसे पूछा जाए किस बात पर डिपेंड करेगा, तो ये करेगा आवेश स्थानांतरण। एसएससी जेई के अंदर पूछा गया था एक बार, सन तो मुझे याद नहीं। आरएमएस मान अगर आप लोग आईटीआई का 2017 का क्वेश्चन पेपर देखें फर्स्ट सेमेस्टर का, उसके अंदर ये पूछा गया था कि आरएमएस मान किस बात पर डिपेंड करेगा, तो इसका आंसर होगा हीट पर। और पीक वैल्यू का पूछा जाए तो आयाम पर करेगा, एम्पलीट्यूड पर करेगा। ठीक है। दूसरी बात देखो, यहां से एक चीज मैं और बता रहा हूं, ठीक है। जैसे मैंने एवरेज आरएमएस मान जो मैंने आपको बताया था कि आरएमएस मान जो होगा अगर मैं करंट का ले रहा हूं तो ये IM अपॉन में क्या बनेगा, 2 बनेगा, √2 बनेगा। और उस समाकलन को जब हल करेंगे तो IM अपॉन में √2 आएगा। अगर मैं 1/√2 को डिवाइडेशन करता हूँ, ठीक है, 1/√2 का क्या करूंगा, डिवाइडेशन करूंगा, तो IRMS जो आएगा आपका वो 0.707 इंटू क्या आएगा, √IM आएगा। ठीक है, ऐसा होगा। इसी तरीके से अगर आप लोग इसमें देखें तो एवरेज मान का मतलब क्या है कि पॉजिटिव है, ये क्या नेगेटिव है। इसका मतलब ऐसी साइकिल जितना पॉजिटिव में उतना ही क्या रहेगा, नेगेटिव में रहेगा। और टोटल ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव में 300 है और ये नेगेटिव में क्या है, 300, तो इन दोनों का जो एवरेज मान आएगा कि औसत के अंदर हमेशा क्या किया जाता है, जोड़ किया जाता है, तो 300 प्लस माइनस 300 ऐसा ही होगा। और नीचे इनकी संख्या 2 है, तो इसका मतलब एक पूरे साइकिल जो होगा उसका एवरेज मान हमेशा क्या रहेगा, वो रहेगा 0। यानी कि जो साइन वेव होगी या कोई भी ऐसी तरंग होगा, पूरे चक्र के दौरान उसका औसत मान अगर आपसे पूछा जाए, पूरे चक्र में एवरेज वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी, वो हमेशा 0 रहेगी। इसलिए काम क्या किया जाता है, पहले आधे साइकिल का निकाला जाता है, फिर उसको क्या किया जाता है, डबल कर दिया जाता है। और आपने एससी का आरएमएस मान पढ़ा होगा, ये इसका क्या रहेगा, VM रहेगा, और ये इसका आधा चक्र कितना रहेगा, पाई रहेगा। तो अपने काम क्या करें, आई एवरेज होगा, ठीक है, इसको आई लिखा तो मैंने इसको IM लिखना पड़ेगा, तो IM अपॉन में कितना आएगा, पाई आएगा। अगर आपको पता है ऐसे 2 साइकिल बनेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो एक तो आपको एवरेज मान याद रखना है, 2 IM अपॉन में पाई रहेगा, वोल्टेज है तो यहाँ VM लिखेंगे। और दूसरी बात, इसको जब हमने कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो मान आएगा 0.637 इंटू क्या आएगा, IM आएगा। ठीक है, तो यहां से अगर आप लोग देखें जो एवरेज मान होगा वो ये रहेगा और आरएमएस मान रहेगा वो ये रहेगा। और ये दोनों के दोनों आपको पता होना चाहिए, साइन वेव के लिए मैंने बताया। लेकिन आपको ट्राइंगुलर, स्क्वायर, जितने भी जो तरंगे होती है सबके मान मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास के अंदर। और एक टेबल भी बनाएंगे जिसके अंदर अपने फॉर्म फैक्टर, पी फैक्टर भी देखेंगे अलग अलग तरंगों के। तो ये तो बात होगी इनकी। अब एक चीज और देखें आप लोग, 2 आपके पास समीकरण है, एक समीकरण ये है, दूसरी समीकरण ये है। इसको मैं यहां लिख देता हूं। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूं, जिसके अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे मेरे पास अगर क्या है 5/2 है, या 2/में क्या है 5 है, अगर मैं इसको परसेंटेज में बदलूंगा तो किससे गुणा करूंगा, 100 से गुणा करूंगा। जब इसको मैंने 100 से गुणा किया तो आएगा मेरा 40%। इसका मतलब 5/2 का जो मतलब रहेगा वो क्या रहेगा, 40% रहेगा। तो अब मैं यहाँ से जो आपको बात बता रहा हूँ, यहाँ से सवाल बनते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक है, देखो आपको ये पता है कि आई एवरेज होगा वो ये रहेगा। अगर मैं इसको काम क्या करूँ, 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आई एवरेज आएगा वो 63.7 इंटू क्या आएगा, IM आएगा परसेंटेज के अंदर। ठीक है, परसेंटेज के अंदर क्या आएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो आपका जो वैल्यू आएगा वो 70.7 इंटू क्या आएगा, IM आएगा। इसका मतलब एवरेज मान होगा वो अधिकतम मान का कितना होगा, वो 63.7 होगा। आरएमएस मान होगा वो अधिकतम मान का कितना होगा, वो 70 कितना रहेगा, 7 रहेगा। तो ये बात आपको यहाँ से क्या करनी है, याद रखनी है। तो ये बात आपके क्या करना चाहिए, दिमाग में चलना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इसका उल्टा भी देख सकते हो आप लोग। ठीक है, अब एक चीज़ ये देखो यहाँ से। ठीक है, अब एक चीज़ और देखें, आई एवरेज होगा ये रहेगा, इसके बाद ये देखें। अब अगर आप लोग एक चीज़ और देखें, अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आई जो होगा वो IM के बराबर होगा। ठीक है,
यानी कि जो ताक्षणिक मान होगा Im के बराबर होगा जब थीटा का मान कितना होगा, वो होगा 90 डिग्री। ठीक है, फिर दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, आई जो होगा ये 0 कितने डिग्री पर होगा, ताक्षणिक मान 0 कितने डिग्री पर होगा, तो आपके पास देखो यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ 180 डिग्री होगा और यहाँ क्या होगा 360 होगा, तो मतलब 0 डिग्री पर होगा। फिर अपना 180 या पाई पर होगा और दूसरा क्या रहेगा अपने पास 360 रहेगा, जिसको हमने क्या बोलेंगे 2 पाई। तो ये बात आपको यहाँ से आई बात समझ में। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि ये जो आरएमएस मान है ये अधिक ताक्षणिक मान के बराबर कब होगा, यानी कि ताक्षणिक मान जो होगा वो आरएमएस मान के बराबर कब होगा। ठीक है, आरएमएस मान के बराबर कब होगा, इसका मतलब आई आरएमएस होगा, उसका मान क्या था आपके पास, आई m अपॉन में क्या था, √2 था, यही था। इसको देखें आप लोग, इसको देखें या ये इसको देखें, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से एक बात आपको जो है थोड़ा सा दिमाग में रखना है। ये एक बार एग्जाम हुआ था, पता नहीं किसका हुआ था, उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा भी गया था कि आरएमएस ताक्षणिक मान होगा वो आरएमएस मान के बराबर होगा कितने डिग्री एंगल पर होगा। तो अगर आप लोग यहाँ से देखें, ताक्षणिक मान की जो समीकरण थी वो क्या थी, आई बराबर आई आर एम साइन ओमेगा टी, और आई आरएमएस का जो मान रहेगा वो क्या रहेगा, आई एम अपॉन में क्या रहेगा, √2। इसका मतलब इस पूरी की वैल्यू का अगर का मान आपको मिल जाए 1/√2, तो ये आई जो होगा वो आई आरएमएस के क्या हो जाएगा, बराबर। इसका मतलब साइन का मान कितने डिग्री पर 1/√2 होगा, तो अगर आप लोग टेबल देखेंगे तो 45 डिग्री पर ही होगा। 45 अगर मैं मान रखूंगा तो साइन 45 का जो मान आएगा वो 1/√2 होगा। इसका मतलब जो ताक्षणिक मान होगा वो आरएमएस मान के बराबर होगा कब, जब एंगल कितना दिया हो आपको, तो आई बराबर क्या रहेगा, आई आरएमएस रहेगा कब, जब थीटा का मान आपको कितना दिया हो, 45 डिग्री। ठीक है, इसके अलावा देखो इन दोनों में कुछ और चीजें भी पढ़ेंगे, अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज की क्लास कैसी लगी वीडियो के बारे में जरूर कमेंट कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।